आगे बढ़ें। पहले वो रिपोर्ट देखेंगे जो हमें बताएगी कि आज डिबेट का सब्जेक्ट क्या है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की महाभारत के चारों चरण पूरे हो चुके हैं। अब इंतजार इस महाभारत के विजेताओं का है जो 4 जून को सबके सामने होंगे। उससे पहले प्रदेश में 6 सीटों पर बड़े उलटफेर के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार मोदी लहर के सामने सीना तान कर लड़े हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी बने पार्टी की उम्मीद। छिंदवाड़ा, राजगढ़, मुरैना में कांटे की टक्कर। रतलाम, सतना, मंडला में भी चौंका सकते हैं नतीजे। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और बंटी साहू के बीच कांटे की टक्कर। राजगढ़ सीट पर चल सकता है दिग्गी का जादू। मुरैना में कांग्रेस और बसपा बिगाड़ सकती है खेल। कांग्रेस के नीतू सिकरवार ने लड़ी बेहतरीन लड़ाई। रतलाम में मोदी फैक्टर से ही बीजेपी को आस। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस का बड़ा चेहरा। सतना में त्रिकोणीय मुकाबला बिगाड़ सकता है खेल। सिद्धार्थ ने विधानसभा में गणेश को दी थी मात। मंडला में फग्गन सिंह को मरकाम दे रहे बड़ी चुनौती। 4 जून के परिणामों के बाद इन सीटों की सियासी पिक्चर क्लियर होगी। इसके साथ ही कुछ और सीटों के चुनावी नतीजे भी चौंका सकते हैं। इनमें ग्वालियर, सीधी, शहडोल, बालाघाट, सागर और रीवा के नाम शामिल हैं। कांग्रेस नतीजों को लेकर उत्साहित है तो बीजेपी कड़ी टक्कर को सिरे से खारिज कर रही है। जिस चुनाव को 29 में से 29 और 400 के पार का नारा दे रही थी बीजेपी, आज उसको ये अनुमान लग गया है, ये अंदाज हो गया है कि मध्य प्रदेश में बहुत सशक्त चुनौती कांग्रेस के द्वारा उसके समक्ष है और हम अनेक सीटें जीत रहे हैं। 15 सीटों पर तो बिल्कुल सीधी और कांटे की और बराबरी की टक्कर है। कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती आई है और आगे भी देख रही है। मैं आपके माध्यम से उनके नेताओं को सलाह देता हूं कि आत्मसमीक्षा के दौर से गुजरें। आप यह चिंता करें कि 440 से आप 40 पे कैसे आ गए और इस बार कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। ये उनके समीक्षा का दौर चल रहा है, आत्मचिंतन का दौर चल रहा है, वो उसमें लगे रहें। हम मिशन 29 भी पूरा करने वाले हैं और 400 पार भी जाने। प्रदेश में जब से 24 की चुनावी जंग शुरू हुई थी तभी से बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे वैतरणी पार करने की उम्मीद लगाए हुए है। लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस ने स्थानीय और हैवीवेट कैंडिडेट देकर मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। अब इनमें से कई सीटों पर कांटे की टक्कर ने सियासी पंडितों को भी चक्कर में डाल दिया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 6 सीटों का चक्कर, कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर ना हो, चाहे वो लोकतंत्र के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव का मामला हो, या फिर कोई आईपीएल का मैच हो या वर्ल्ड कप के मैच हो या किसी भी डिसिप्लिन का कोई मैच हो। ये अलग बात है कि विधानसभा में भी कांटे की टक्कर की बात थी और जो नतीजा आया वो नतीजा उसके बिल्कुल उलट था। लेकिन शिकवा शिकायत करने के बजाय आप ये देखिए कि बात तो कांटे की टक्कर की हुई। कम से कम ये तो नहीं माना गया कि अगला जो कैंडिडेट है या अगली जो पार्टी है, जो मुख्य राइवल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, वो इतनी पीछे है कि साहब कोई टक्कर ही नहीं। अरे साहब वो तो वन साइडेड जाएगा। लोकसभा में भी मंजर ये था और लोकसभा में हमेशा से मध्य प्रदेश बीजेपी के करीब रहता आया।
लेकिन इस बार कांग्रेस की तारीफ इस मायने में करनी होगी कि उसने टक्कर अच्छी की। नतीजों की बात हम नहीं कर रहे। मोदी लहर बेहिचक हो सकती है। तमाम पूर्वानुमान बता रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है, इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं। शुभकामनाएं बीजेपी को भी हैं, कांग्रेस को भी हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में इस टक्कर ने लोकसभा चुनाव में भी वो रोमांच पैदा किया है जिसकी अपेक्षा मैं क्षमा सहित कहूँगा कि कांग्रेस से समीक्षकों को नहीं थी। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुलगते हुए सवाल बंसल न्यूज़ से। 6 सीटों पर कांटे की टक्कर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है? कांग्रेस का कई सीटों पर जीत का दावा हकीकत के कितने करीब है? क्या कड़े मुकाबले के बीच बीजेपी का क्लीन स्वीप का सपना मध्य प्रदेश में साकार हो पाएगा? ये तीसरा बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल ये भी है कि मोदी जी की लहर है, फिर तो सब कुछ मुमकिन है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़। बहुत स्वागत मनीष जी आपका। उपेंद्र गुप्ता जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, प्रवक्ता हैं, हेड भी करते रहे हैं मीडिया यूनिट को, बहुत स्वागत उनका करता हूं। और राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मालवा और राजस्थान दोनों का प्रतिनिधित्व आपको उनकी पगड़ी में मिलेगा। बहुत स्वागत है उनका। अच्छा है, अच्छी छटा है सर। थोड़ी मोनोटनी भी टूटती, हम लोग जबरन टाई वाई गर्मी में भी लगा के कोट पहन के खड़े हो जाते हैं। उधर बैठे दर्शक कई बार हंसते हैं कि ये एंकरवा बहुत इंटेलिजेंट समझता है, कब पहन के आ गया कोट और रुमाल उमाल लगाए हुए। चलिए मनीष जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरा समझाइए मुझे कि ये 6 सीटों पर कांटे की टक्कर, ये कोई तिलस्म तो नहीं है कि यहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं और नतीजे आए तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 162 163 की कल्पना हमने नहीं की थी। लेकिन प्रत्याशियों को चुनकर कांग्रेस ने चौंकाया है। उसे मालूम था कि उसके पास न संसाधन है उतने, न कोई और चीज़ है, लेकिन उसके पास प्रत्याशी बेटर है। अगर ये फार्मूला शायद नेशनल लेवल पर भी होता कि आप अच्छे प्रत्याशी दीजिए, लड़ाई अच्छी होती, परिणाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी। बिल्कुल शरद जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाया पूरे चुनाव में कि मोदी लहर है, हम 400 के पार जा रहे हैं, उन सब स्थितियों के बीच, कम संसाधनों के बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 10 से 12 सीटों पर बहुत अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं। और ये कैंडिडेट मोदी के चेहरे के सामने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पार्टी से इतर इनके अपना जो स्थानीय इनका जो कनेक्ट है वो पार्टी के काम आ रहा है। और वो लग रहा है कि उन सीटों पर, जैसे 6 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, 6 के अलावा 5-6 सीटें और हैं, जैसे सीधी हो गई जिसका जिक्र नहीं है, जहां कमलेश्वर पटेल ने इस बार अजय सिंह के सहयोग से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। नतीजे कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, जनता को फैसला करना है, जनता ने अपना फैसला कर दिया है, वो ईवीएम से 4 तारीख को बाहर आएगा। ऐसी 3-4 और सीटें हैं जहां कांग्रेस ने बहुत अच्छी टक्कर दी है। हम लोग ग्वालियर को मिस कर रहे हैं। ग्वालियर के बारे में भी कहा जा रहा है कि प्रवीण पाठक बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, उन्होंने भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ी है। तो शरद जी, जिस तरह से कांटे की टक्कर कांग्रेस ने दी है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि उसके प्रत्याशी चयन इस बार उसका इतना बेहतरीन था कि वो मोदी के चेहरे वाला जो तिलस्म बना हुआ है बीजेपी का, उसके सामने वो टिक पाए, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ उलटफेर भी हो सकता है। और आपने एक अपने बात कहते हुए आपने 2 नेताओं के नाम लिए और साथ में नाम लिए, कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह जी। और ये माना जाता है एक समय मनीष जी की केर बेर का संग था, लेकिन बताइए। और एक दिन पहले शैलेंद्र पटेल पूर्व विधायक कह रहे थे कि भीतरघात नहीं हुआ, इसकी चर्चा जो बैठक हुई एक दिन पहले, उसमें इसकी बड़ी चर्चा रही कि इस बार पीछे से किसी ने टांग नहीं खींची है। तो अगर ऐसा है, क्योंकि राजनीति में ऐसा हो जाए ये भी साथ। जब चुरहट से अजय सिंह हारे थे तो उस क्षेत्र में सारा ठीकरा कमलेश्वर जी के ऊपर फोड़ा गया था। राजपाल जी, आपकी तरफ मैं लौटूंगा। जरा समझाइए मुझे कि ये कांग्रेस ने अपने रीजनल, आप खुद उज्जैन से हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि परमार साहब कोई हल्के कैंडिडेट नहीं थे। भले ही जीत हार की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई मैजिक होता है, किसी बड़े नेता की छाया होती है, तो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप मान सकते हैं कि उनकी मौजूदगी, उनका असर
नतीजों पर बेहिचक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अगर कैंडिडेट अच्छा हो और मतदाता ये बात कर रहा हो कि भैया परमार जी भी कमजोर नहीं है, तब है टक्कर का मजा। क्या कहेंगे आप? जी निश्चित तौर पर कांग्रेस ने नो डाउट इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो उनके पास था उसमें से बेहतर देने का काम किया। जी जी जी। तो उपलब्ध में से बेहतर देना ये भी एक संगठन कौशल होता है। हम्म, पर मैं ये कहना चाहता हूँ हम्म, कि अलग अलग स्थान पे अलग अलग मुद्दे सेट करती हुई भी कांग्रेस दिखी। मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश में यहाँ का जो नेतृत्व था वो एक दिशा नहीं दे पाया कांग्रेस को। हम्म, तो 3 चरण में पूरे जो चुनाव हुए हमारे यहाँ, उन तीनों चरणों में, चारों चरणों में जो देखने में बात आई वो ये आई, और केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में भी ये बात देखने में आई कि कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो कहीं ना कहीं दिशाहीन तरीके से चुनाव को लड़ रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मोदी के विरोध की बात करें, मोदी जी के बारे में अपशब्द बोले और मोदी जी के बारे में बोल के शायद हमको जनता वोट दे दे। इस तरीके का उनका पूरा एक कैनवासिंग रहने का काम हुआ। उसके अलावा जैसे रतलाम झाबुआ की बात करें तो वहां पर कांतिलाल भूरिया जी ने भील समाज को, आदिवासी भील और भिलाला दोनों समाज को आपस में डिवाइड करने का प्रयास करे। कांग्रेस की पुरानी नीति रही है कि समाज को आपस में लड़ाओ और फूट डालो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है। उसके तहत उन्होंने भील और भिलाला की बात कहने काम कहा और बाद में फिर नारी सम्मान की भी उन्होंने धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। 2 शादी वाली बात उन्होंने कही और सीधा सीधा उन्होंने इशारा करा कि तुष्टिकरण वाली बात कही उन्होंने कि भाई वो जो 1 से अधिक पत्नियां जिनकी होगी उनको भी हम लाभ देंगे सरकारी योजना 1 लाख रुपए साल का। तो वो सीधा इशारा उनका कहीं ना कहीं उस वर्ग की ओर था जो 2 पत्नियां लीगली कहाँ होती है वो आप हम सब जानते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करें राजगढ़ में, तो राजगढ़ के चुनाव में भी सीधे सीधे दिग्विजय सिंह जी ने अपने पुराने संपर्कों को ऑन करके चुनाव लड़ने का काम किया। उज्जैन की आपने बहुत अच्छी बात रखी। उज्जैन में यही महेश परमार मेयर का भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद तराना से भी सिटिंग एमएलए है। तो निश्चित तौर पर 3 विधानसभा में कहीं ना कहीं अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ने का काम किया। पर आखिरी में उनकी स्थिति ये हो गई थी कि कांग्रेस ने उनको धोखा दे दिया। सीटें खाली थी, उनके लोग बैठ नहीं गए कहीं भी। कांग्रेस के मतदान केंद्रों में कांग्रेस की टिकटें वो टेबल ही नहीं लगी थी। राजपाल जी आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज आपने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है सर, वो मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे साथ 2 जर्नलिस्ट हैं। बीजेपी के साथी के तौर पर भी आपने बिल्कुल सही बातें, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि कांग्रेस ने कैंडिडेट्स बहुत अच्छे दिए, बहुत अच्छी सोच थी। इसी के साथ अगर एक समन्वय हो जाता कि कब क्या मुद्दा उठाना है, कब क्या मुद्दा गिराना है, मोदी जी के बारे में खराब शब्दों का प्रयोग, या क्योंकि ये हमेशा बूमरैंग होता है कांग्रेस के दिग्गज, आप राहुल गांधी या सोनिया जी के बारे में बोलेंगे वो बूमरैंग करेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने ईमानदारी से तथ्यों को स्वीकार किया, जो बहुत अच्छी बात है कि परमार जी ने 3 विधानसभा में अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छी बात है सर। भूपेन जी, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि अच्छे एक सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश आपके मित्र ने की है, अच्छी टक्कर दी है आपने, इसके लिए तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर क्रेडिट मिलना चाहिए। और चीज़ें आप बेहतर करने की तरफ बढ़ेंगे भविष्य में, आप कैसे मूल्यांकन करते हैं? जी, हमने टक्कर नहीं दी है, हम चुनाव जीत रहे हैं जी। और देश के अंदर जो हालात बने हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे और जो सिसोदिया जी जिक्र कर रहे थे कि मोदी जी के बारे में बड़े ख़राब शब्दों का प्रयोग हुआ, तो सबसे ज़्यादा तो स्वयं मोदी जी ने खराब शब्दों का प्रयोग किया पूरे देश में। मुख्यमंत्री जी ने जो है हराई पन्ने जैसे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कांग्रेस के लिए किया। तो जो लोग अपना ठिया उखड़ गया है वो ये खुद ही देख रहे हैं, वो घबराहट में कुछ भी बक रहे हैं। आज बीजेपी सिसोदिया जी से मैं पूछता हूँ कि पूरे चुनाव के दौरान, अभी तो 5 राउंड हो चुके हैं, बीजेपी ने कहीं पर भी अपने घोषणा पत्र का चर्चा भी किया है क्या? आप तो भटके, आप हम थोड़ी भटके हैं। हमारा निशाना बिल्कुल सीधा है और हमारे घोषणा पत्र की सारी तो जो है प्रचार प्रसार मोदी जी करते रहे, वकालत करते रहे। तो ये जो लहर है, ये फर्जी लहर, ये कब तक इसको सहारा टेका देंगे? ये कोई लहर फेर नहीं थी और ये चुनाव परिणाम सारे स्टेट्स के अंदर बताएंगे। आप ये बताएं कि अभी ये बात कर रहे थे जाति बांटने की, भील भिलाला, कौन आदमी है जिसने भाषण दिया कि साहब जो है असली यादव जो है बिहार और वहाँ ये उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, असली और नकली यादव बना दिया आपने। ये जो धारणाएं आप पैदा करते हो, कांग्रेस को कोसते हो। आपने किस समाज को गाली नहीं दी, आपने किस समाज को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की, आपने जो है किस समाज को जो है जोड़ने की कोशिश नहीं की।
कि मुसलमानों में भी ये पसमानदा और सामान्य मुसलमान करने वाले आप हैं कि कोई और है? ये जो एक जो मिनट कांटे की टक्कर है भूपेंद्र जी, इसकी तरफ, मुद्दे की तरफ टक्कर बोल रहा हूँ, जीत रहे हैं ये टक्कर पक्कर हाँ, नहीं चलिए है, टक्कर आपका का दावा है चक्कर कि खत्म आप हो जीत चुका रहे है। हैं, तो क्या आधार देख रहे हैं आप? आधार तो सारे आधार हैं। जिस सीट पर ये कह रहे हैं कि तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, वहां भी इनकी हवा बंद है, वहां भी कोई भी परिणाम सामने आ सकता है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी को, एक मिनट लिख लो, अभी लिख लो, ये लिख लो के साथ बैठेंगे आप, लिख लीजिए 4 तारीख को बैठेंगे, और अभी 4 तारीख को बैठेंगे, चिंता मत करिए। और ये चुनाव हम केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। 1,07,00,000 मतों का हेरफेर किया अकेला 11 तारीख के चुनाव आयोग की घोषणाओं में। इसके जो है रिकॉर्ड है, छाप दिया अखबारों ने, अखबारों में उसकी एनालिसिस आ गई है। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी होगी कि संस्थाओं में और आप लोगों में, तो आप जो है इसकी सफाई देंगे देश को। ये जो काम आप कर रहे हैं, ये काम सबको दिखाई पड़ने लग गया अब, और अब जो है आम जनता इस बात को समझने लग गई, और इसी के परिणाम आपको अभी मिलेंगे इस चुनाव में। घबराइए मत, ना आप दूर ना हम दूर। चलिए राजपाल जी कुछ जवाब आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं भूपेंद्र जी भाई साहब से यही निवेदन कर रहा हूँ और आपसे भी कर रहा हूँ कि 4 तारीख को जब परिणाम स्पष्ट हो जाए, तो फिर जब हम 29 सीट जीतेंगे, मिशन 29 सक्सेस हो, जब मेरे को गुप्ता जी के साथ जरूर बिठाइएगा, बातों का जवाब देंगे। देखिए आपके साथ बैठने में अच्छा लगता है। आप 29 की माला धन्यवाद उसके लिए आपको, धन्यवाद उसके लिए भूपेंद्र जी। मैं निवेदन यही कर रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी, जैसे अभी आपने भूपेंद्र गुप्ता जी को सुना, वही ले देके मोदी जी पे जाना, ले देके उनको कोसना, पानी पीने के कोसना, और उसी का नतीजा है कि आप पूरी तरह हार रहे हैं। मोदी जी और लड़ाई लड़ेंगे हम भी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने किए हुए काम के आधार पर वोट मांगे और उसमें हम सफल हुए हैं। भाजपा ने कहीं भी कार्यकर्ता की दम पर और उस पर वोट नहीं मांगे, मोदी के नाम पर वोट उन्होंने मांगे, आपको और वही सुना तो है, है। उन्होंने सुना है आपको शांति से। जी बोलिए राजपाल। कंफ्यूजन का वातावरण था, नेतृत्व दिशाहीन था। कांग्रेस का नेतृत्व जीतू पटवारी जी जो है, एक सूत्र में सारी सीट पे एक जैसे कार्यक्रम नहीं चला पा रहे थे, सब जगह की कैंपेनिंग अपने अपने हिसाब से चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि 29 प्रदेश है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात यह कि जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी ही नहीं थी मध्य प्रदेश में, बिना कार्यकारिणी के ही चुनाव हो गया। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में वर्किंग कमेटी नहीं है कांग्रेस की प्रदेश स्तर की, और ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें अगर हम, तो मतदान केंद्र से लेकर तो केंद्रीय स्तर तक आज हमारा संगठन है, हमारी कार्य पद्धति है। मैं लौटता हूँ और हमने मध्य प्रदेश के अंदर बहुत शिद्दत के साथ चुनाव जनता के बीच में जाके विनम्रता से लड़ने का काम किया है। जी मनीष जी, जो सवाल राजपाल जी ने खड़े किए हैं, उन सवालों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये मानता हूं कि समन्वय की जैसे कमलनाथ जी जिन भी कारणों से, हो सकता है कोई बहुत मौजूद कारण रहे हों जिसकी वजह से वो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में छिंदवाड़ा के बाद बैतूल और उसके आसपास कुछ सभाएं लेकर वो नहीं रहे उपस्थित। नकुलनाथ जी भी युवा नेता हैं, उनकी भी उपस्थिति चाहिए थी। दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ में उलझ गए और उन्होंने शर्त भी रखी थी कि मेरे क्षेत्र में कोई बड़ा, अंदर की बातें हैं ये कि कोई नहीं आया, इसीलिए कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं गया, मध्य प्रदेश का भी दिल्ली का भी। अगर ये समन्वय कोहेसिव होता, राहुल गांधी जी की सभाएं ऐसी मजबूत सीटों पर होती, कुछ जगह हुई भी है मध्य प्रदेश में, लेकिन ओवरऑल आप कैसी रणनीति कैसी देखते हैं? कैंडिडेट अच्छे दिए, क्या रणनीति सपोर्टिंग लगी आपको? शरद जी, कांग्रेस का जैसा कल्चर रहा है, कांग्रेस ने लगभग उसी तरीके से चुनाव लड़ा है। छत्रपों वाली पार्टी कही जाती थी जमाने से कांग्रेस, आज भी वही है कि आपने सीधी अजय सिंह के लिए छोड़ दिया, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के लिए छोड़ दिया, राजगढ़ दिग्विजय सिंह के लिए छोड़ दिया, इंदौर और मालवा का बेल्ट जीतू पटवारी के लिए छोड़ दिया, तो लगभग वैसी ही स्थिति में लड़ी है। लेकिन मैं वापस आऊँगा अपनी उसी मुख्य बात पर कि इन सब चीज़ों के साथ भी कांग्रेस ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो समन्वय के अभाव की बात है वो कई सारी जगहों पर दिखा। कमलनाथ जी का नहीं जाना, उसको तो बीजेपी ने लगातार टारगेट किया, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे ही अपने चुनाव से खाली हुए, उन्होंने मालवा निमाड़ का रुख किया। ये भी लगता है कि एक ट्रैप है बीजेपी का, जिसमें बीजेपी चाहती है कि मोदी जी के बारे में आप अपशब्दों का प्रयोग करिए, भले ही इसके लिए बीजेपी के नेता कांग्रेस को उकसाएं, लेकिन इस ट्रैप में जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक जाल जिसमें कांग्रेस फंसती है कि बीजेपी ये कहती है कि ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और बीजेपी जिस बड़े एक
सो कॉल्ड हिंदू के एक बड़े नेटवर्क को अपने साथ लेकर चलती है। कांग्रेस जब भी उस पर मौन रहती है तब भी उलझती है, बोलती है तब भी फंसती है। राम मंदिर हमारे सामने उदाहरण है शरद जी, नहीं गए तो भी उलझे हैं, जाते तो भी उलझते। कुल मिला के कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेलने चली जाती है और फिर उस चक्कर में होता क्या है कि वो पिट कर लौटती है। ये अपनी पिच पर बीजेपी को खिलाने में ज्यादातर कांग्रेस असफल रहती है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, कम वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड जी। देखिए, आपने जो नैरेटिव बनाया वो नैरेटिव से मैं असहमत हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ना तो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है जो सनातन सभ्यता, सनातन परंपराओं का पालन नहीं करती। आज आप देखें कि इनका जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कह रहा है कि भगवान जगन्नाथ जो है मोदी के भगत हैं। इस तरह की ईश निंदा जो लोग करते, जो पार्टी करती है, इनके जो है सबसे बड़े नेता थे राम जेठमलानी, अदालत में उनने बयान दिया कि राम वॉज नॉट अ गुड हस्बैंड। इनका जो है बंगाल का अध्यक्ष था बीजेपी का, वो कह रहा था राम तो भगवान है ही नहीं, वो तो उन्होंने जन्म लिया है दशरथ के घर में, वो तो अवतार ही नहीं है। ये जो है ये धर्म की ऐसे रक्षा करते हैं। इनकी एक साध्वी थी निरंजन ज्योति, उनने ऑफिशियल बयान दिया था कि देश में 2 तरह के लोग हैं, एक हरामजादे एक रामजादे। ये भाषा संस्कार है इनके, ये भारतीय संस्कृति इन्होंने सीखी है और इसकी ये शिक्षा देते हैं। चलिए, ये जो है सनातन के ठेकेदार नहीं है, हम लोग सनातन के ठेकेदार हैं और उसका पालन करते हैं। हम गा रहे हैं 1905 से रघुपति राघव राजा राम, इनको चलिए, 1980 4 में जून भगवान का राम इंतजार ख्याल रहेगा। आया। भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद राजपाल सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद मनीष त्रिपाठी जी। 4 जून को एक बार फिर हम बैठेंगे और तब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करेंगे कि जो बात है, जो टक्कर की बात है, अच्छे कैंडिडेट की बात है, कांग्रेस कहाँ तक पहुँची है और जो मुद्दे तमाम उठे हैं उनका क्या असर है और क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी संगठन शक्ति, अपनी ताकत और बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री की छवि के सहारे बहुत कुशलता से वैतरणी पार करेगी, देखेंगे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा पात्रा का बयान, गढ़ में घमासान, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार।